हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7। बच्चों, आपकी अंतरा व्याकरण की ये बुक है और अभी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो कल जो आपका एग्ज़ाम है वो हिंदी का है। तो इससे पहले मैंने आपको एक हिंदी की वीडियो सेंड कर दी थी, रिवीजन वीडियो थी जो, वो हमारी लिटरेचर की थी। ठीक है, आज मैं जो वीडियो आपको सेंड करूँगी, जो ये वीडियो है वो है आपकी व्याकरण की। ठीक है, तो आपका व्याकरण में आज मैं रिवीजन बताऊंगी कि रिवीजन आपको क्या क्या रिवीजन में करना है। ओके, तो ये आपकी व्याकरण की बुक। इस व्याकरण में हमने आपको 3 चैप्टर दिए हैं, उसके अलावा अनुच्छेद है, पत्र है। सभी आपके एग्जाम में सारी चीजें आएंगी, तो आपको उन्हें बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से और बिल्कुल शुद्ध भाषा में करना है। राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हैं और आपको किस तरीके से उनको याद करना है, किस तरीके से आपको उनको लिखना है। एग्जाम में आप जो क्वेश्चन आएंगे तो आप उनके आंसर किस तरीके से दोगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें 12, 13 और 14 चैप्टर लिए हैं। उसके अलावा अनुच्छेद है और पत्र है। ठीक है, तो 12 चैप्टर जो है वो आपका है कारक के बारे में। तो कारक मैंने आपको पढ़ा दिए थे। कारक की अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि कारक की परिभाषा और उसके भेद लिखिए, तो सबसे पहले आपको कारक की परिभाषा लिखनी होगी। ठीक है, तो ये कारक की जो परिभाषा है ये आपको याद करनी होगी और कारक के भेद लिखने होंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि कारक के भेद और विभक्ति लिखिए, ठीक है, विभक्ति चिन्ह लिखिए, तो आपको कारक के भेद और उसके विभक्ति चिन्ह आपको लिखने होंगे। ओके, और अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि कर्ता कारक से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो आपको कर्ता कारक की परिभाषा लिखनी होगी। जिस तरीके से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। और इसके साथ ही आपको उदाहरण भी लिखने होंगे। ठीक है, जब भी हम परिभाषा लिखते हैं तो उसके साथ हमें उदाहरण लिखने बहुत जरूरी होते हैं, तो आपको उदाहरण भी लिखने होंगे। तो इसी तरीके से ये आप पूरा चैप्टर अपना याद करेंगे। जो भी सारे कारक हैं जिनकी परिभाषा है, उदाहरण है, वो सब कुछ आपको याद करना है। और उसके बाद आप जो भी इसका अभ्यास कार्य है उसको भी आपको याद करना है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, निम्नलिखित विभक्ति चिन्हों से संबंधित कारकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना है। उसके बाद है हमारा 13 चैप्टर जो कि सर्वनाम है। ठीक है, तो सर्वनाम में भी आपको परिभाषा तो याद करनी है, उसके भेद याद करने हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद लिखिए, तो सबसे पहले तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, और फिर हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद लिखेंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद हम उत्तम पुरुष की परिभाषा, मध्यम पुरुष की परिभाषा और अन्य पुरुष की परिभाषा और उसके उदाहरण। ठीक है, इसी तरीके से अगर निश्चयवाचक सर्वनाम आ गया तो निश्चयवाचक सर्वनाम की भी आपको परिभाषा लिखनी होगी और उसके उदाहरण लिखने होंगे। और अगर उसमें भी भेद है तो भेद भी लिखने होंगे। ठीक है, पूरा ही क्वेश्चन आपको, अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको उत्तर पूरा अच्छी तरीके से डिटेल में देना है। ठीक है बेटा, विस्तार रूप से जो भी पूछा जाए उसका उत्तर उसी तरीके से देना है। बेटा, ये हो गए आपके सारे सर्वनाम। और उसके बाद मैंने अभ्यास कार्य आपको करा दिया था, तो आपको पूरा अभ्यास कार्य भी याद करना है क्योंकि क्वेश्चन तो इसमें से भी आएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। फिर है हमारा 14 चैप्टर है, जो चैप्टर 14 विशेषण। ठीक है, तो विशेषण में भी आपसे पूछा जाए कि विशेषण की परिभाषा और उसके भेद लिखिए। तो जब हम विशेषण की परिभाषा लिखेंगे तो उसके हमें उदाहरण भी लिखने हैं और उस विशेषण के भेद लिखने हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद अगर पूछा गया कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है, बताइए, तो आपको गुणवाचक विशेषण का क्या करना है। सबसे पहले आपको गुणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखनी है और उसके उदाहरण देने हैं। उसके बाद आपको लिखना है कि कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण इस प्रकार है। तो आपको ये, अगर ज्यादा नहीं याद कर सकते हो तो 4 या 5 याद करके और इस तरीके से उनको लिख देना है। ठीक है, जैसे बुक में लिखा है उसको याद करना है। इसी तरीके से संख्यावाचक विशेषण अगर आपसे पूछ लिया तो संख्यावाचक विशेषण के भेद पूछ लिए तो भेद आपको लिखने पड़ेंगे। निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो आपको उसका पूरा लिखना पड़ेगा कि वो क्या होता है। और
ठीक है। अनिश्चित वाचक संख्या वाचक विशेषण ये भी आपको लिखना पड़ेगा और इसके उदाहरण भी देने पड़ेंगे। इसी तरीके आपको पूरा विशेषण का जो चैप्टर है वो आपको अच्छी तरीके से याद करना है और इसका अभ्यास कार्य भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के निर्देशानुसार अवस्थाएं लिखिए। ठीक है। तो ये आपको अवस्थाएं भी आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकती है, तो आपको इस तरीके से अवस्थाएं भी लिखनी है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है। तो अधिक, अधिकतर, अधिकतम, इस तरीके से। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखिए। तो विशेषण और विशेष छांट कर अगर आ गया तो वो भी आपको इस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन आंसर भी आपको याद करने हैं। सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है और उसके बाद आपको आपकी बुक में जो अनुच्छेद दिए हुए हैं वो, तो बेटा अनुच्छेद लेखन में भी आपको अनुच्छेद याद करने हैं और कोई भी अनुच्छेद किसी भी विषय पर आपके आ सकता है। ठीक है। तो वो आपको अनुच्छेद लिखना है। 60 से 80 शब्दों के बीच में आपका अनुच्छेद होना चाहिए और जिस भी विषय पर आप लिख रहे हो तो वो उस विषय में बिल्कुल विस्तार से लिखना कि वो जो टॉपिक आपको दिया जा रहा है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। तो इस तरीके से आपको अनुच्छेद लिखना है और अगर पत्र आता है तो पत्र भी आपको उसका पूरा फॉर्मेट सही तरीके से करना है और वो पत्र आपको सही तरीके से लिखना है। ठीक है। ओके बेटा, तो आप बहुत अच्छी तरीके से आप अपना हिंदी व्याकरण और आपका जो हिंदी नंदिनी का जो चैप्टर है जो 3, वो सारे आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं। ओके। और अच्छी तरीके से आपको एग्जाम देना है।